हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे आज, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज अपन क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के क्या काम है। ठीक है, जो संसद है या फिर जो लेजिस्लेचर है, जो विधानमंडल है, उसकी बेसिकली वो क्या काम करता है। हालांकि पिछले वीडियो में अपने पढ़ा कि संसद कानून बनाने का काम करता है और कैसे कोई जो विधेयक हैं, जो बिल हैं, वो किस तरीके से कानून या लॉ बन जाता है, वो पूरा प्रोसेस अपने पिछले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था वो, उसके अंदर अपन ने सीख लिया। ठीक है, और इसके अंदर है कि उसके अलावा जो कानून तो बनाती ही पार्लियामेंट, उसके अलावा और क्या क्या काम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। पहला काम है विधायी कामकाज। ठीक है, या विधायी कार्य भी लिख सकते थे, एक ही बात है, बुक में जो लैंग्वेज थी वो अपन ने रखी है। तो आंसर ये लिखेंगे आप। क्वेश्चन है कि संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो आंसर होगा कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अनेक कार्य हैं। अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग द पार्लियामेंट इज इंगेज्ड इन मेनी अदर फंक्शंस। ठीक है, अब कौन कौन से हैं। पहला विधायी कामकाज यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन, इसको आप विधायी कार्य भी लिख सकते हो, वो एक ही बात। तो विधायी कामकाज या लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब नाम में क्या है, विधायी। विधायी का लेजिस्लेटिव, विधायी का मतलब कानून बनाना, नियम बनाना, कानून। विधायी, विधि का मतलब कानून होता है। तो आपको पता है संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, पूरे देश में कानून बनाने का काम करती है। जो ये कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू होते हैं, ये बात अपन को पता है। लेकिन इसका काम लॉ मेकिंग का तो है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सिर्फ संसद के अंदर कानूनों को बनाने के लिए पारित किया जाता है, मतलब उसको लाया जाता है, सिर्फ पास किया जाता है। बल्कि जबकि इसके पीछे पूरा काम कौन करता है, वो करता है मंत्रिमंडल। मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो हमारी मिनिस्ट्री का मतलब जो हमारे जितने भी कैबिनेट हैं वो काम करती है। इसका मतलब पार्लियामेंट के पास हम पावर तो हैं, लेकिन सारा का सारा काम कौन करती है, कैबिनेट, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए हमारे मोदी, अभी एट प्रेजेंट की बात करूँ तो उनके नीचे फिर जितने भी मिनिस्टर हैं वो, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नीचे जितने भी मंत्री वो सब मिलके कैबिनेट होता है। वो कैबिनेट लॉ मेकिंग के पूरी प्रोसेस को बना के तैयार करते हैं, संसद के अंदर पास होता है। ये है। अब मेरी बात को फिर सुनना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स में आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तब तो ये सारी समरी लिखनी है। ये वाली एक आगे बोर्ड और भरूंगा, वो दोनों बोर्ड लिखना है। लेकिन यही अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है तो बताऊं कितना कम करना है। इन पॉइंट तो पूरे लिखना है 7-8 जो भी है, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा कम करना है। जैसे कि इतना ही लिखना है, इतना ही, इस फर्स्ट पॉइंट में इतना ही लिखना है। जब कम मार्क्स में आए तो, ज़्यादा में आएंगे तो पूरा लिखना है। ये चीज़ें भी समझनी है आपको, कितना छोड़ना है। ठीक है, तो संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। द पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री। ठीक है, इतना लिख दिया। लेकिन आगे वाली बात देखो कि कानून बनाने वाली ये सर्वोच्च संस्था है। ये अपन को पता है कि ये सबसे हाईएस्ट, ये है हमारे पार्लियामेंट सबसे हाईएस्ट होता है कानून बनाने में। लेकिन सुनना, ये सुनना है कि संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने का मात्र काम करती है। सिर्फ स्वीकृति तो देती है, काम कौन करता है, वो तो कैबिनेट करती है। ठीक है, ये आप आगे लिखना है। यानी कि डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, चीफ लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब सबसे हाईएस्ट बॉडी है कानून बनाने वाली, लेकिन द पार्लियामेंट ऑफ्टन मेरली अप्रूव्स लेजिस्लेशन, सिर्फ अप्रूव करने का काम करती है पार्लियामेंट, बाकी पूरा काम, बिकॉज क्योंकि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू प्रिपेयर द बिल, प्रेजेंट इट इन द पार्लियामेंट एंड गेट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पूरा हमारा जो मंत्रिमंडल है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। वही तो प्रिपेयरिंग उस बिल को तैयार करते हैं, वही वहाँ पर प्रेजेंट यानी कि वहाँ पर लाते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लेते हैं। तो ताकत तो इसके पास में है, लेकिन पूरी प्रोसेस कौन करता है, वो कैबिनेट करती है। ठीक है, क्योंकि विधेयक को तैयार करना, उसे संसद में प्रस्तुत करना, संसद से उसे स्वीकृत कराना, ये पूरी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है, कैबिनेट की। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये अपन हालांकि आपको पता ही होगी, मैंने आपको पहले ही बता दी थी पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में, कि सबसे पहले कोई बिल या विधेयक जो होता है वो उस डिपार्टमेंट का मंत्री लेके आता है ना, लोकसभा राज्यसभा के अंदर रखता है। तो वो तो अपन को पता है कि कैबिनेट तैयार करती है, लेकिन पास तो संसद ही करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग
इट्स अकाउंटेबिलिटी। और अगर ये 2 मार्क्स में आ जाता है ना अगर क्वेश्चन, तो सिर्फ ये हेडिंग लिखनी है, लेकिन 3 मार्क्स में आता है तो फिर थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिखनी है, ये ध्यान रखना। 5 मार्क्स में आता है तो पूरा लिखना है, ऐसा अकॉर्डिंग टू मार्क्स इसको बढ़ा देना है, ठीक है। अब ये जो हेडिंग है इसमें 2 बातें हैं, एक तो कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, सेकंड है उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना कि उसको क्या काम करना है, कितना करना है। ये बहुत बड़ी बात है, इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। दोनों को अलग अलग समझना है कि कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, करती है, कर देना, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट वाइटल function of the parliament is to ensure that the executive does not oversteps its authority and remains responsible to the people who have elected them। यानी कि इसका मेन काम है ये, यहाँ से लिख सकते हो आप कि पार्लियामेंट, यहाँ से द पार्लियामेंट, ये तो कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, बोलेंगे कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं हिंदी में लिखा ही नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। द पार्लियामेंट इज टू इंश्योर दैट, मतलब जो पार्लियामेंट का यहाँ पर पार्लियामेंट लिखा हुआ है और यहाँ अपन ने लिखा है सुनिश्चित करती है, कौन, ये इसी की बात कर रहे हैं अपन। पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो द पार्लियामेंट इज इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट, मतलब कि एग्जीक्यूटिव का मतलब जो कार्यपालिका है वो कभी भी अपने अधिकार से बाहर नहीं जा सकती, उसके अधिकार पर कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर एक वर्ड मिला आपको एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। इस कार्यपालिका में कौन आता है, सारे मंत्री, कैबिनेट, इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर भी, ठीक है, वो इस सब के अंदर आते हैं। तो इन सब पे कंट्रोल करती है पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि कोई भी ये अपना कहते हैं ना कि अपने जो अधिकार क्षेत्र है, जो इनको कुछ राइट्स मिले, राइट्स से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरा, जो ये हमारी संसद है वो उनसे प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वापस से कर सकती है, कोई प्रस्ताव ला सकती है, कोई अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इनके माध्यम से कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। दोनों बातें हो गई, एक तो उत्तरदायित्व की, तो उत्तरदायित्व की ये रही, नियंत्रण की ये रही, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल की ऊपर बात हो गई और नीचे तक ये रही कंट्रोल की, ये रही कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और रिजोल्यूशन एंड मोशन एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन की इन सब की बातें अपन ने लोकसभा की पावर जब पढ़ी थी वहाँ पर भी पढ़ा था, ये वाला पॉइंट, वही पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कोई ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अलग से नहीं पूछा जा सकता है। फिनेंशियल फंक्शन या फिर फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पैसों की बात होगी, है ना, सीधी सी बात। तो संसद है ना, मैं आपको थोड़ा ऐसे मोटा मोटी दिमाग में फिट कर दूं कि संसद जो है हमारी पार्लियामेंट जो है वो ये फिक्स करता है कि कितना पैसा किस फील्ड में लगाना है, कितना जो टैक्स है वो बढ़ाना है, कितना टैक्स लेना है, किस किस फील्ड को कितना देना है। ये सब बजट जब पास होता है उसमें स्वीकृति संसद ही देती है, ठीक है ना। संसद के अंदर ही किसी बिल को लाया जाता है कि ये बिल पास हो गया तो उस क्षेत्र में कितना काम करना है, किस फील्ड में कितना पैसा लगाना है, सब पर कंट्रोल इसी का है। पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा कि लोकतंत्र में संसद कराधान का मतलब होता है टैक्स लेना, कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है कि सरकार कितना पैसे का यूज करी, उस पर कंट्रोल करेगी। इन डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन, यानी कि जो भी कर लिया जाएगा वो कितना उस पर कंट्रोल रखेगी। एंड द वे इन विच मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, भाई जितना टैक्स हमारे देश के लोगों से, जनता से सरकार को मिला उसका पूरा हिसाब किताब लेगी सरकार से, कितना टैक्स आया, किस फील्ड में कितना टैक्स लगाया वो, ठीक है। दूसरा, यदि भारत सरकार कोई नया प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी बहुत ज़रूरी है, ये अपन पहले पढ़ चुके, ठीक है। यानी कि इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया proposes to introduce any new tax तो इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा या फिर ऐसा मान लो कि पार्लियामेंट, उसमें उसको पास करना पड़ेगा। फिर है संसद की वित्तीय शक्तियाँ। अब देखो वहाँ पर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है लोकसभा, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने क्या बात की है, लोकसभा वर्ड यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर हिंदी में यूज़ किया हुआ है संसद, तो बेटर होगा कि अपन यहाँ पर भी लोकसभा लिख दें। क्यों लिख दें, इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं अपन पैसों की, मनी की, और जो भी कोई टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ बात की न्यू टैक्स,
कोई न्यू टैक्स की, जैसे अभी जीएसटी लगाया गया था, जीएसटी पहले नहीं लगता था। तो ये जीएसटी बिल जब 15 के अंदर 2015 के अंदर आया, जब ये मोदी सरकार आई तब जीएसटी बिल को लाया गया। तो ये जीएसटी बिल क्या है, एक कर ही तो है, जनता से टैक्स लिया जा रहा है जीएसटी, ठीक है, 18% 12% वो सब अलग अलग होता है, सीजीएसटी जीएसटी। तो वो जो बिल लिया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है, उसको भी संसद के लोकसभा के अंदर पास किया गया था, उसके बाद में राज्यसभा में पास किया था। राज्यसभा में सिस्टम वही है, क्योंकि एक तरीके से ये मनी बिल ही तो हुआ, पैसों की बात जो होती है, इसलिए लोकसभा के अंदर अप्रूवल करना जरूरी है, इसलिए लोकसभा लिखा हुआ सही वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लोकसभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है, और संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है, ठीक है, ध्यान से समझना। द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व्स ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम्स, यानी कि जो संसद है उस सरकार को ये आदेश जारी करती है कि आप इस पैसे को यूज कर सकते हो, ठीक है, कितना कितना वो फिक्स हो जाता है। फिर सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है, ठीक है, यानी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज़ स्पेंट एंड रिसोर्सेज दैट इट विशेस टू रेज, मतलब कि किस फील्ड में कितना पैसा आपने लगाया, इसका पूरा हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और ये चीज़ दिस इज डन थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और संसद है ना, संसद ये सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। अब संसद कैसे हिसाब लेती है, हर साल वित्तीय जो हमारा एक बजट पास होता है, उस बजट के जरिए, ठीक है, उस बजट में पूरी बातें पता चल जाती है कि किस फील्ड में कितना पैसा लगाया जाएगा, कितना कितना किस कैसे कैसे लगाया जाएगा, बजट में सारी बातें संसद में बिल पास हो जाता है। तो संसद को पूरा हिसाब है कि 500 करोड़ स्पोर्ट्स में, 800 करोड़ एजुकेशन में, 1000 करोड़ सड़कों में, रोडों में, तो उसको पता चल जाएगा कि बस ये इस हिसाब मांगेगी, लाओ आपने 1000 करोड़ सड़कों में कहाँ लगाए, ठीक है, वो चीज़ है। फिर चौथा है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। ये तो इजी है कि संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूह के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये तो सबको पता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना, देश में आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, आर्थिक का मतलब गरीब अमीर सब हैं, और अलग अलग धर्मों के, इन सब के एक एक बंदे को चुना जाता है। तभी तो रिजर्वेशन सिस्टम है इलेक्शन के अंदर भी, कि ये इस ST/SC से आ जाएगा, ये इस धर्म से आ जाएगा, ये इस गरीब तबके से आ जाएगा, मतलब सब अलग अलग, ये इस इलाके से, जनजातीय क्षेत्र से आ जाएगा, मतलब जो ट्राइब्स वाला इलाका है, उन सब से अलग अलग एक एक बंदे को चुन लिया जाता है। इलेक्शन में भी उनको थोड़ा छूट दी जाती है ताकि वो अपनी बात रख सके, ठीक है, और उनका ध्यान भी रखा जाता है। अगर कोई गरीब है या फिर कोई दबा हुआ रह गया अगर कोई समाज, या तो उसको पार्लियामेंट के अंदर उसके लिए कोई बिल पास करवा के उसको हेल्प मिलती है, उसको नौकरी के एग्ज़ाम वगैरह जो भी होते हैं उनमें भी रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑफ members from different regional, social, economic, religious groups of different parts of the country, जो भी देश के अलग अलग समूह होते हैं इन सब से। तो अभी तक अपन ने 4 पॉइंट पढ़े हैं, अभी 3-4 और हैं। हाँ, ऐसे देखो, नेक्स्ट नंबर 5 वो हैं बहस का मंच, डिबेटिंग फंक्शन। बहस का मंच का मतलब ये है कि जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वहाँ पर हर मेंबर को, जो संसद का मेंबर है, जो संसद के अंदर पार्लियामेंट में जो जीत के है, उसको खुली छूट है, कोई रोक टोक नहीं है। उसके मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहा है वो संसद के अंदर अपनी बात रख सकता है, उस क्वेश्चन को रख सकता है। तो इससे बढ़िया और चीज़ क्या हो सकती है कि अगर उसके क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र से, जिस भी एरिया से वो जीत के आता है और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो वो उसको संसद के अंदर रख सकता है और उसका समाधान होगा। क्योंकि जब संसद इतना बड़ा हाउस है जिसको पूरा देश देखता है, तो उसके सामने जब रखा जाएगा, वहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री महोदय बैठते हैं, तो सबकी नज़र में वो बात आएगी, तो फिर उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसीलिए इसको आत्मा मतलब के कहा जाता है इसको, ठीक है, मतलब हार्ट, यानी कि बहस का मंच का मतलब संसद देश के वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट, फोरम FORUM, ठीक है, फॉर्म ऑफ डिबेट इन द कंट्री, हमारे देश का सबसे सर्वोच्च मतलब ऐसा मान लो कि हाउस है ये।
विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है, ठीक है। यानी कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन, कोई भी इसकी लिमिटेशन नहीं है, जितनी चाहे विचार विमर्श कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे करना चाहिए। हाँ, वो लीगल होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए, ठीक है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता का मतलब बिना डर के, ठीक है, बिना भय के, निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर, ठीक है, बिना डर के आराम से बोलो, खुली छूट है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया, देखो हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक सिस्टम है और लोकतांत्रिक निर्णय जो प्रक्रिया है उसकी आत्मा है इस तरीके से खुली छूट देना। इस तरीके से विचार विमर्श करना लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है, ये है कि नहीं है। यानी कि द डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कि ये कैसे हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है, हाउ, ठीक है। यानी कि विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है, कैसे, तो उसका आंसर यही लिखना है। मतलब क्वेश्चन कैसा भी बन जाता है, इन्हीं पॉइंट से बनेगा, जो बनेगा उसका आंसर लिखना है। फिर है संवैधानिक कार्य, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। संवैधानिक कार्य कौन सा है, देखो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है, और ये दोनों हाउस संसद के हाउस है, संसद के पार्ट है। तो ये जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, हमारे संविधान में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना हो, संविधान में कोई संशोधन करना हो, तो इन दोनों हाउस के अंदर, इन दोनों सदन के अंदर वो एक विधेयक या एक बिल लाना पड़ेगा, उसको पास करवाना पड़ेगा। पास करवाने वाला सिस्टम आपको मैंने समझा दिया पिछले वीडियो में, कैसे बिल कानून बनता है, वैसे उनको पास करवाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक विशेष बहुमत चाहिए, एक विशेष मेजोरिटी चाहिए, 2/3 का मतलब है 2/3, 2/3 इंटू नंबर ऑफ, अगर लोकसभा है तो लोकसभा और अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा। बात समझ में आ गई। जैसे कि 2/3 इंटू 543, 543, या फिर 2/3 इंटू 245, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतने सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाके बिल पास होगा। दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, विशेष बहुमत बोला जाता है इसको। फिर सुन लो, ये एक स्पेशल मेजोरिटी है। एक होता है मेजोरिटी अलग है, विशेष मेजोरिटी अलग है। एक होता है साधारण विधेयक, मतलब वो साधारण मेजोरिटी या फिर साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत होता है 1/4, लेकिन विशेष बहुमत होता है 2/3, ठीक है। विशेष का मतलब स्पेशल, थोड़ा मेजोरिटी, ज़्यादा मेजोरिटी, 2/3 ज़्यादा होती है, 1/4 कम होती है, ठीक है। ये अलग अलग उस पर होता है। लेकिन अगर संविधान में संशोधन करना है तो वहाँ पर तो 2/3 चाहिए, बाकी छोटे मोटे जो साधारण विधेयक हैं उनके ऊपर 1/4, ठीक है। इसको ध्यान रखना, अगर संविधान में संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूट में अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, दोनों सदनों के नंबर ऑफ जो भी सांसद पार्लियामेंट उनके ना। लेकिन अगर वो साधारण विधेयक है तो फिर 1/4, ठीक है। यानी कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, बिल्कुल। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्ति, अच्छा एक बात और, दोनों के पास में बराबर शक्ति है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2/3 तो राज्यसभा में, 2/3 लोकसभा में, 2/3 मेजोरिटी, दोनों को 2/3 चाहिए। इसका मतलब ये अमेंडमेंट वाली पावर दोनों के पास में इक्वल है, बिल्कुल सही। ये क्यों? क्योंकि दोनों सदनों में पास कराना जरूरी है, क्योंकि ये मनी बिल थोड़ी है। मनी बिल ये तो कौन सा, फिर ये जो होगा अमेंडमेंट का, तो वो दोनों बराबर पावर है इसके दोनों के पास में। तो संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है, ठीक है। यहाँ पर पावर बिल्कुल सेम है। और प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत का मतलब आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 2/3, ऐसा लिख देना, हिंदी वाले लिख देना 2/3, चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। इंग्लिश वाले 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी लिख सकते हो चाहो तो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है। ब्रैकेट में लिख सकते हो 2/3 मेजोरिटी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 2/3 मेजोरिटी, चलेगा, ठीक है। से पारित होना जरूरी है। यानी कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी टू बोथ हाउसेस, दोनों हाउस के अंदर,
चलो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस हो गया। फिर है निर्वाचन संबंधी कार्य, बिल्कुल इलेक्टोरल फंक्शन भी है। इलेक्टोरल फंक्शंस का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है ना वो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो जनों का है, बाकी सब तो जनता के द्वारा चुना जाता है। इन दो का चुनाव क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड से होता है तो ये संसद करवाती है, ये भी ध्यान रखना। द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन, इट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव हमारी संसद करवाती है, ये भी संसद का ही कार्य है, ये भी ध्यान रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो 8वां है जुडिशियल फंक्शंस, क्योंकि ये आपको फिक्स याद करना है, ठीक है। कैसे कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति जी हैं और जो उपराष्ट्रपति जी हैं और जो उच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको अगर हटाना है, उनके हटाने के जो प्रस्ताव पारित करने पर विचार करना है, तो उन सब विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ये याद करना पड़ेगा कि संसद का न्यायिक कार्य कौन सा है, जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको लिखना है कि हमारे देश का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, इन दोनों के न्यायाधीश। तो 4 जने हो गए ना। इन चारों को अगर हटाने का प्रस्ताव लेके आना है, हटाने का अगर बिल लेके आना है और उनको पास करवाना है आगे महाभियोग वगैरह, यानी कि वो जो इम्पीचमेंट का जो सिस्टम चलाया जाता है, ये संसद के पास में ही ताकत है, ठीक है। तो ये संसद का काम है, लेकिन संसद का कौन सा काम है, जुडिशियल फंक्शन है, यानी कि संसद का ये न्यायिक कार्य। याद कर लेना सिर्फ, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, तो डिफरेंट है ना, कि ऐसा लगता है जैसे एक पावर है, लेकिन ये जुडिशियल फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है ना। ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा कार्य है, तो जुडिशियल यानी कि न्यायिक कार्य है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है। द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसिडरिंग द proposal for removal of president, vice president and judges of the high court and supreme courts, ठीक है। तो इजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। थ्योरी जरूर थी, 8 पॉइंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ दो नंबर में आए तो आप 8 पॉइंट लिख देना भले ही, तो भी पूरे नंबर है। और 1 मार्क्स में आए तो भी पूरे 8 पॉइंट लिख देना, 5-6 लिख देना, ठीक है। और लेकिन अगर ये 3 या 4 मार्क्स में आता है ना, 3 आए तो भी पूरे लिख देना, 8 के 8, 4 आए तो भी पूरे लिख देना, क्योंकि लिख ही सकते हो इतना। तो जितना अच्छा लिखोगे ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखोगे तो अच्छी बात ही है, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी ये सारी बातें काम आनी है। एज इट इज़, इसमें कोई चेंज भी नहीं है, ठीक है, फिक्स है। इसलिए अभी से तैयारी कर लो, ठीक रहेगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा। और अब देखो 20वां क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? Why is the राज्यसभा नॉट यूजिंग द सेम रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एज अमेरिका एंड इंडिया? हालांकि मैंने आपको बता रखा है, स्टार्टिंग बात समझाई थी, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे? क्योंकि बुक का क्वेश्चन है, तो बुक से क्वेश्चन जितने भी है, एक सिंगल लाइन अपन छोड़ने वाला नहीं है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अपने नोट्स में से, नोट से बाहर जाएंगे नहीं अगर आप समझोगे तो, इसलिए मैंने ये भी ले लिया। तो आंसर ये है कि यदि भारत में राज्यसभा के लिए अमेरिका की तरह अगर अपन ले लेते, प्रतिनिधित्व प्रणाली अगर का प्रयोग अपन करते, तो 19.9 करोड़ जनसंख्या वाले यूपी उत्तर प्रदेश राज्य और 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम राज्य के बराबर ही प्रतिनिधित्व होता। कैसे? कि यहाँ पर तो है भी लगभग 20 करोड़, यहाँ है 6-6.25 लाख। और अमेरिका के अंदर सिस्टम ये है कि हर स्टेट में फिक्स कर दिए कि जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट से 5-5 बंदे आएंगे या फिर 7-7 बंदे आएंगे। ऐसा मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे 5 आएंगे, तो 20 करोड़ की पॉपुलेशन में भी 5 बंदे जीत के आएंगे राज्यसभा में, और 6 लाख की पॉपुलेशन में भी 5 बंदे जीत के आएंगे। तो मामला किधर से, मामला बैलेंस नहीं है अपने तो यहाँ, ठीक है। इसलिए ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उनको इस चीज़ का पहले से अंदेशा हो गया था कि ये मामला बिगड़ेगा आगे जाके, क्योंकि हमारे राज्य कोई तो बहुत बड़े हैं, सिक्किम, गोवा छोटे छोटे स्टेट हैं। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांटना ज़रूरी था, इसलिए हमने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांट दिया, न कि यूएसए की तरह। यूएसए में सिस्टम पॉपुलेशन ठीक ठाक है, बैलेंस है, इसलिए वो कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, जनसंख्या के हिसाब से लगभग 10 लाख जनसंख्या का अपने का एवरेज ले लिया कि 10 लाख कम से कम होनी चाहिए। अगर जिस भी एरिया की 10 लाख पॉपुलेशन, वहाँ पर एक बंदे को खड़ा कर देंगे, 10 लाख से ऊपर तक की चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या क्वेश्चन ये उठेगा
कि इसकी सिक्किम की तो 6.10 लाख की, तो अब 6 लाख रह गई तो पूरा स्टेट ही खत्म हो गया 6 में ही, तो कम से कम एक बंदा तो लेना ही पड़ेगा ना। इसलिए हमने सिक्किम को एक तो ले लिया, हालांकि न्यूनतम 10 लाख कर रखी है अपने, लेकिन अब यहाँ पर मजबूरी है क्योंकि हर स्टेट से एक बंदा तो आना भी जरूरी है राज्यसभा के अंदर, तो हमने एक सिक्किम की एक सीट कर दी। ठीक है, तो सिक्किम से एक आता है और यूपी से पॉपुलेशन के हिसाब से 31 राज्यसभा में सदस्य आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि if India had used the same representation system for the Rajya Sabha as that of America, then Uttar Pradesh with a population of 19.98 crore यानी कि approx 20 करोड़ would get seats equal to that of Sikkim whose population is only 6.10 lakhs. To the framers यानी जो संविधान निर्माता थे, framers of the constitution, the framers of the constitution wanted to prevent such discrepancy. ठीक है, इस विवाद से वो बचना चाह रहे थे। Thus a more population state like उत्तर प्रदेश sends 31 members to the Rajya Sabha and Sikkim has 1 seat in the Rajya Sabha. ठीक है, तो इसलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इस विसंगति का मतलब ये जो अनबैलेंस मामला है, इससे बचने के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया और इस आधार पर उत्तर प्रदेश को तो 31 यानी 31 सीटें दी और सिक्किम राज्य को 1 सीट देने का निर्णय लिया गया। ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार डिसीजन था। अब मैं 1-2 क्वेश्चन छोटे और ले लेता हूँ, फिर उस हिसाब से अपना ये चैप्टर जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक वीडियो और आएगा, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब देखो 21वां क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बेसिक है कि संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार कौन सा है, या फिर सबसे पावरफुल काम कौन सा है, पावर शक्ति कौन सी है, यानी कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल कंडीशन या फिर मोस्ट पावरफुल फंक्शन भी कह सकते हो उसको आप, है ना, फंक्शन भी कह सकते हो, यूज्ड बाय पार्लियामेंट टू मेक द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। तो वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। बताता हूँ कि जैसे कि कोई भी, चाहे वो लोकसभा हो, भाई लोकसभा है, लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर की सरकार है, जैसे पूरा मंत्रिमंडल तैयार कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर महोदय, लेकिन उसको हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि उनके जितने भी एमपी हैं उनसे बना के चलूँ। अगर उन एमपी से बिगड़ गई या उन एमपी से तालमेल नहीं बैठा तो फिर क्या हो जाएगा कि कभी भी संसद को नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में लाया जा सकता है विपक्ष की पार्टी के द्वारा, और अगर वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया गया और मेरे साथ ही जितने भी एमपी जिन्होंने यस नहीं करा तो सरकार गिर जाएगी। यही राज्यों में होता है, राज्य की विधानसभा में भी कभी भी विपक्ष की जो पार्टी होती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो विपक्षी जो दल होता है, वो कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगे ना कि हाँ सामने वाली पार्टी में जितने भी एमएलए या फिर एमपीज हैं उनके बीच में नहीं बन रही, तो वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो हमेशा ये सबसे पावरफुल, इसका एक डर रहता है हमेशा। इसलिए क्या फ़ायदा होता है इससे कि जो भी कैबिनेट होती है वो हमेशा, या फिर जो भी सरकार होती है, हमेशा अपने नीचे जो भी एमएलए होते हैं या फिर यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में एमपीज होते हैं उनसे बना के चलते हैं, हमेशा उनकी बात को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, संसद के जो 2 अधिवेशन होते हैं, जैसे आज अधिवेशन है, वापस अधिवेशन कब होगा? संसद का अधिवेशन जानते हो ना, जब लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, वो अधिवेशन होता है। तो वो बीच में कितना टाइम होना चाहिए? ऐसा मान लो कि जैसे अभी लोकसभा सदन चला था, 2-3 दिन चल रहा है, तो अब वापस लोकसभा बीच में रुक के वापस कब चलेगा? तो मैक्सिमम टाइम 6 महीने का है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते। जैसे अभी कोरोना के टाइम पर आपने अगर देखा हो तो 6 महीने से थोड़ा सा पहले, जब फिक्स ये कोरोना का पिछली बार 2020 के अंदर जब टाइम चला था बहुत भयंकर तरीके से, तो उस टाइम पर 6 महीने से थोड़े से दिन पहले सभी मास्क लगा के पूरी एकदम कांच की कैबिन बनाई थी लोकसभा के अंदर, और वहाँ पर भी उस टाइम पर भी लोकसभा सेशन चलाया गया था, अधिवेशन चलाया गया था, क्योंकि 6 महीने के कंडीशन को फॉलो करने के लिए। अगर देखा हो, नहीं देखा तो आप देख सकते हो, सभी जने पूरे मास्क लगाए हुए, पूरे शीशे में मतलब कांच के जो बना के उसको पैक किया था सबको, है ना, दूर दूर बिठाया गया था, क्योंकि मिनिमम 6 महीने से वापस सेकंड बैठक होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 सेशन और पार्लियामेंट इज 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर वापस अगला सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक है
ये हालांकि थोड़ा सा अपन पढ़ चुके हैं ये भी, फिर भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे लिखना है कि उन परिस्थितियों को बताइए जब भारतीय संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में आते हैं। हालांकि आते तो राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में, लेकिन फिर भी हमारा पार्लियामेंट, इंडिया का पार्लियामेंट है, वो संविधान मतलब कानून बना सकता है। हालांकि मैं एक चीज़ बता चुका इसके अंदर, फिर लिखा देता हूँ कि स्टेट द सर्कमस्टेंस व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। हालांकि देखो जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं उस पर स्टेट ही कानून बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय भी हैं वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, एक ही बात है। तो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा अपन थोड़ी इसकी बात लिखेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद सामान्य स्थितियों पर तो कानून नहीं बना सकती। अगर सामान्य स्थिति है तब तो नहीं बना सकती, लेकिन क्योंकि इस सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केवल राज्यों के विधानमंडलों को दिया गया है। On the subject of the state list, the parliament cannot make laws on normal conditions because only the legislature of the states, जो states की legislature है, जो राज्यों की विधानसभा है, have been given the right to make laws on the subject of this list। इस लिस्ट के ऊपर सिर्फ राज्य, क्योंकि इसका नाम ही स्टेट लिस्ट है, नाम से पता चल रहा है कि राज्य ही बनाएंगे कानून। लेकिन but in the following two circumstances the parliament can also make laws on any subject in the state list। लेकिन दो कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर स्टेट लिस्ट के होने के बावजूद भी पार्लियामेंट उन पर कानून बना सकती है, या फिर पार्लियामेंट कानून बनाने की परमिशन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, कौन कौन सी, कि उस अवस्था में जब राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अपन पढ़ चुके इस बात को। व्हेन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट बिकम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, बहुत बड़ी चीज, इस शब्द का ही महत्व है, इस वर्ड से मतलब है कि अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई विषय है तब ही बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। स्टेट लिस्ट का स्टेट लिस्ट में स्टेट के ही काम आते हैं, लेकिन अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का काम है तो बना सकते हैं। दूसरा, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी की बात आ गई, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब जैसे कि हमारे पड़ोसी देशों से कोई युद्ध हो जाए, है ना, अगर युद्ध हो गया, अगर वॉर की स्थिति बन गई, तो फिर हम उस टाइम पर भी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी देश के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर कोई सिस्टम काम नहीं करता। तो उस टाइम पर भी जैसे कि ऐसा मान लो, या तो वो कंडीशन है, या फिर राज्यों के बीच में, जैसे कोई राज्य है और वहाँ की जो सरकार है वो ऐसी कंडीशन है कि वो सही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, और राज्यपाल, जो राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उन गवर्नर ने शिकायत कर दी राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को, कि हमारे राज्य के अंदर कंडीशन, हमारे स्टेट के अंदर कंडीशन सही नहीं है और सरकार गिरने के चांस है, और बिल्कुल तालमेल सही नहीं बैठ रहा। क्योंकि हो सकता है कोई गठबंधन की सरकार बनी हुई हो, कोalition गवर्नमेंट बनी हुई हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस राज्य के अंदर, उस स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा दी जाएगी, आपातकाल लगा दिया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो उस टाइम पर भी स्टेट के अंदर इंटरफेयर कर दिया, जबकि ये स्टेट का विषय है, लेकिन उस पर भी कर सकते हैं। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी हो तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी द सेंटर गेट्स द राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ये जरूर ध्यान रखना है, दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक तो नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व का विषय हो, एक इमरजेंसी जब लग जाए, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाए, युद्ध की स्थिति बन जाए, या फिर अकाल पड़ जाए, भूखमरी फैल जाए, जैसे कोरोना जैसी महामारी फैल गई, जैसे सपोज पूरे देश में फैल गई। अब लॉकडाउन का, अगर प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया तो पूरे देश में लागू होगा लॉकडाउन, समझ गए। भले कि कोई सा भी स्टेट हो, सबके अंदर अगर कह दिया तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक नेशनल इमरजेंसी की हालत हो सकती है, वरना तो उस कंडीशन में भी करना पड़ सकता है, क्योंकि महामारी भी इसी के अंतर्गत आती है। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, अब एक वीडियो हो रहेगा, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आपने मेरे साथ के साथ नोट्स बनाए होंगे और याद किए होंगे, ठीक है। ओके।